स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन। बट बच्चों, अगर अभी आप इस चैनल पे न्यू आए हो, मतलब आपको ये वीडियो मिला है कहीं से, तो कमेंट सेक्शन में एक पेन कमेंट है, पेन कमेंट को आप चेक करिए, ठीक है। वहाँ पर रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स बच्चों वहाँ पर ओपन होकर आएंगे, वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ और, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने से पहले बच्चों आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपने शॉर्ट में उड़ा दी है कहीं से। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी से, पेन कमेंट में सारे लिंक मिल जाएंगे। इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है सर। तो बच्चों, एनसीईआरटी जैसे आपकी बुक होती है ना, वैसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बुक है एक, ठीक है। तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत क्वालिटी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आप ज़रूर करें। कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लो फिजिक्स में आपने मोशन पढ़ा, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। हमने करा रखा अपने चैनल पे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज हम 5.4 और ऑब्वियसली 5.4 में एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया है। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इतना कुछ सब मेरे लिए लिख पाना संभव नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज़ करूँगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, जो पुराने बच्चे उनको पता है कैसे चलता है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे लिंक्स नहीं मिल रहे हैं चैप्टर के, तो पिन कॉमेंट चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे और मेरा नंबर भी मिल जाएगा 7503644171। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो लिंक यहाँ से आपको सेंड कर दिया जाएगा अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम 1, ठीक है ना। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और आपको कुछ आंसर्स यहाँ पर बताने हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या बोल रहा है। कह रहा है स्क्वायर इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ विच लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फोर्थ वन एंड ऑल इट्स एंगल्स आर राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो बेटा, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ना, इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको कुछ आंसर देना है। स्टेटमेंट क्या दिया है पहले उसको थोड़ा सा फील कर लीजिए। स्टेटमेंट ये है कि आ स्क्वायर इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, मतलब स्क्वायर एक पॉलीगन होगा, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर होता है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो यही चीज है, पता भी क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा क्या, कि ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अनडिफाइंड है, उनको डिफाइन करिए। ये भी आपको पूछा जाएगा अभी क्वेश्चन में। बहरहाल आप थोड़ा सा फील कर लो बेटा। स्क्वायर क्या होता है ये तो सबको पता है ना, सब लोग पढ़ चुके हो क्लास 7th 8th में। देखो बेटा, स्क्वायर क्या होता है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और 4 लाइन सेगमेंट्स सब आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया A, B, C और D। तो सबको पता है AB का लेंथ BC के इक्वल होगा, BC CD के इक्वल होगा, CD DA के इक्वल होगा, एंड ईच एंगल ऑफ दिस स्क्वायर इज व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री, या फिर हर एक एंगल कितना है, राइट एंगल है। कोई डाउट है, राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेजर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने आपको बोल दिया है। इनमें बोला क्या है उसको आप खास बात ध्यान दीजिएगा बच्चों। इन्होंने बोला है स्क्वायर इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ 4 लाइन सेगमेंट बना लिए, AB, BC, CD और DA। थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको इसलिए बना दिया हमने ऐसा, क्योंकि स्क्वायर हमें पहले से ही पता है, तो थोड़ा क्वेश्चन हमें फील हो जाएगा, और कोई बात है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा, कह रहा है इसमें थोड़ा बात इनकी ध्यान दीजिए। कह रहा है लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। इसमें से कह रहा है कि 3 लाइन सेगमेंट्स के लेंथ इक्वल है। तो चलो भाई मान लो, मैं कह रहा हूं बेटा कि इनके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। वैसे तो यार हम लोग को पता है क्या, स्क्वायर के ऑल द साइड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल द एंगल 90 होंगे। फिर भी इनके हिसाब से हमको आंसर देना है। इन्होंने क्या बोला है बताइए, इन्होंने बोला है क्या कि स्क्वायर एक पॉलीगन होगा जिसके 4 लाइन सेगमेंट्स होंगे। हमने बना लिया, देखिए एक पॉलीगन क्लोज फिगर 4 लाइन सेगमेंट वाले, ठीक है। AB, BC, CD और DA, ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, AB, BC, CD और DA। कह रहा है आउट ऑफ विच 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। इन चारों में से 3 लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो भाई हमने कहा ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप ध्यान से चेक करो। हम कह रहे हैं भाई चलो AB किसके इक्वल है, AB BC के इक्वल है, और BC किसके इक्वल है, CD के। ये तीनों हमने इक्वल मान लिए, करेक्ट। चलो अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ 4। अरे वाह भाई, यानी कि इसके जो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं जिनका लेंथ आपस में इक्वल है, वो 4th के लेंथ के इक्वल है, 4th लाइन सेगमेंट के लेंथ के इक्वल है। यही तो बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, AB, BC, CD आपस में तो इक्वल ही थे, और इन तीनों में से हर एक एलिमेंट, हर एक जो लाइन सेगमेंट था आपका वो फोर्थ आपका कौन सा बचा बेटा, चेक करो। AB हो गया, BC हो गया और CD हो गया, कौन सा बचा आपका, AD हो गया। इसका मतलब ये जो 4th लाइन सेगमेंट बचा है आपका, कौन सा वाला, AD, ठीक है। तो AB भी किसके इक्वल है बेटा, बताइए। AB भी किसके इक्वल है, बताइए, AD के, करेक्ट। उसके बाद BC भी किसके इक्वल है, बताइए। BC भी किसके इक्वल है बेटा,
BC भी किसके इक्वल है, AD के, करेक्ट। और इसी तरीके से तीसरा आपका बचा था जो CD भी किसके इक्वल है, AD के। हमने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई तीनों तो आपस में इक्वल है, 3 लाइन सेगमेंट, और ये 3 लाइन सेगमेंट जो है फोर्थ वाला जो बचा है उसके भी इक्वल है, करेक्ट। अब यहां से आप देख सकते हो बेटा, देखो AB भी अगर AD के इक्वल है, BC भी अगर AD के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए कैसे कैसे। if 2 things are equal to the same thing, then these 2 things must be equal. Okay, things equal to the same things are equal, ये हम पढ़ चुके हैं एग्जाम में। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं क्या, यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि AB इज इक्वल टू BC, और वैसे भी बोल क्या सकते हो, पहले ही दिया हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से बेटा BC भी AD के इक्वल है, CD भी, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD, है ना, BC इज इक्वल टू CD वैसे भी गिवन था, और CD AD का अगर इक्वल है तो इसके सामने हम AD भी लिख सकते हैं। और क्लियरली यहाँ से बेटा देख रहा है आपको क्या कि AB BC CD सब AD के इक्वल हैं, और सभी AD के इक्वल हैं, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, करेक्ट। अब एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा देखो ये डिडक्टिव रीजनिंग होता है, मैंने आपको बोला भी था कि आप NCERT के लेक्चर्स अच्छी तरीके से देख के आइए। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, नहीं ऐसा नहीं है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, और जो बच्चे शुरू से करके आए उन्हें पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। अब सुनो बेटा मेरी बात, एक बात बताओ, अगर इसने आपसे ये पूछ लिया कि ये जो पॉलीगन है, ठीक है, ये स्क्वायर कैसे है ये बताओ, ये स्क्वायर की डेफिनेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये बताओ, तो आप बोलोगे भाई ऑल द साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल। दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, बताइए कैसे दिखा दिया, इन्होंने जो कंडीशन दी थी उन्हीं के हिसाब से हमने दिखा दिया क्या कि भाई चारों साइड्स इक्वल हो गई। अब चारों एंगल अगर हम 90 दिखा दें तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, है ना। अब आइए देखते हैं और क्या बोला है इसने, कह रहे हैं ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल, खुद ही बोल दिया उसने, ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ईच सबका मेजर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये जो पॉलीगन जो भी बना हुआ है ये स्क्वायर ही तो है, क्योंकि ऑल द साइड्स इक्वल है एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, सभी एंगल्स का मेजर 90 डिग्री, हेंस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये आपको स्टेटमेंट दिया है, अब कह रहा है डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन व्हिच यू फील नेसेसरी। ओके बच्चों, तो इसमें आपको वो टर्म्स डिफाइन करने हैं जो टर्म्स डिफाइन करने नेसेसरी है, क्योंकि बेटा आप ध्यान से चेक करो इसमें इन्होंने आपको कौन से किसकी डेफिनेशन दी है, तो जवाब है इसमें इन्होंने आपको स्क्वायर की डेफिनेशन दी है, करेक्ट। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है यूक्लिड ज्योमेट्री में इस चैप्टर में कि अगर हम किसी भी थिंग की डेफिनेशन देने जाते हैं, अगर हम किसी भी मैथमेटिकल टर्म की डेफिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जिनको फर्दर डिफाइन करना ज़रूरी होता है। लेकिन ध्यान दें इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इन्होंने बोला है डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन विच यू फील नेसेसरी। मतलब जब ये डेफिनेशन, जब ये स्टेटमेंट पढ़ा तो इसमें ऐसे कौन से टर्म्स आ रहे हैं जिन टर्म्स को स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए डिफाइन करना ज़रूरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इन्होंने आपसे ये बोला डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन, मतलब समझो, मतलब देखो जैसे कि अ स्क्वायर इज अ पॉलीगन, तो आपको समझ में आ रहा है किसको, स्क्वायर को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, आउट ऑफ विच लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फोर्थ वन एंड ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। ओके ठीक है, चलो बहरहाल अभी तक मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा कि पॉलीगन और किसको डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट को। लेकिन जब हम पॉलीगन और लाइन सेगमेंट को बेटा अगर डिफाइन करने लगे, कुछ नया आ गया तो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये नहीं बोला हाइपोथेटिकल डेफिनेशन दो, जैसा एनसीईआरटी में बोला गया था, हाइपोथेटिकल डेफिनेशन नहीं देनी है। मतलब याद है बेटा आपको, पॉइंट की हमने आपको हाइपोथेटिकल डेफिनेशन बताई थी। पॉइंट क्या होता था हाइपोथेटिकली, विच हैज़ नो पार्ट, मतलब जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं। याद है, पॉइंट को हम डॉट से दिखा सकते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं, करेक्ट। और बेटा हमने आपको याद करो लाइन को कैसे डिफाइन किया था हाइपोथेटिकली, मतलब एक परिकल्पना हमने लाइन की कैसे करी थी, याद करिए। हमने लाइन को डिफाइन किया था कि एक 1 डायमेंशनल फिगर है और एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यही सब हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया हुआ है, हाइपोथेटिकल डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन था ना एक एनसीईआरटी में कि लाइन का, पॉइंट का, इनका हाइपोथेटिकल डेफिनेशन दो। बेटा यहाँ पे हाइपोथेटिकल डेफिनेशन नहीं देना है आपको, उन्होंने कहीं बोला ही नहीं आपको हाइपोथेटिकली डिफाइन करो, बोला है डिफाइन द टर्म्स, यानी कि जो डेफिनेशन है सो है, उनकी डेफिनेशन दीजिए। और जो टर्म्स अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिशियंस ने मिलकर जिन भी टर्म्स को बोला है भाई इसको अनडिफाइंड रहने दो, उनकी डेफिनेशन हम अनडिफाइंड ही रहने देंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स पॉइंट को अनडिफाइंड माना गया है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। हाइपोथेटिकल डेफिनेशन पूछता तब तो हम दे देते अपने मन से बना के, ठीक है। लेकिन मैथमेटिशियंस ने क्या डिसाइड किया, वो डेफिनेशन आपको यहाँ पर देना है, हाइपोथेटिकल डेफिनेशन यहाँ पर आपको नहीं देना है, करेक्ट। तो लाइन भी अनडिफाइंड था वहाँ पर, याद है, और पॉइंट भी क्या था वहाँ पर, अनडिफाइंड, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो इन्होंने हमसे क्या बोला, डिफाइन द टर्म्स, ठीक है। जो टर्म्स हमें समझ में आ रहे होंगे उसको हम डिफाइन कर लेंगे। तो कह रहा डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन विच यू फील नेसेसरी।
आर देयर एनी अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस, ठीक है, क्या कोई अनडिफाइंड टर्म्स भी हैं? कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल? सुन लो बेटा, आज आप अच्छी तरीके से जानते हो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है क्या? ऑल एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। किसी स्क्वायर की ऑल द एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल, और ऑल साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहा है, क्या तुम जस्टिफाई कर सकते हो? क्या तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल? मतलब ये जो बेटा ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या इसकी हेल्प से तुम ये जस्टिफाई कर सकते हो कि स्क्वायर के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं? यस सर, जस्टिफाई कर सकते हैं, और मैं कर चुका हूं। कैसे? 3 साइड्स तो आपस में इक्वल दी थी और तीनों ही साइड फोर्थ के इक्वल थी, इसका मतलब चारों ही तो इक्वल हो जाएंगी। सही है ना? तो इस तरीके से इसके ऑल द साइड्स इक्वल हो गए। तो ये देखिए, ये चीज हमने क्या कर ली, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये चीज हमने जस्टिफाई कर ली ऊपर दिए गए स्टेटमेंट की हेल्प से। और ईच एंगल इज, यहां पे क्या बोला था? ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो भाई इन्होंने ही तो बोला है ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल, और राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब हाँ भाई, सभी एंगल कितने? 90 डिग्री। तो लो भाई, ऑल द एंगल्स भी इक्वल हो गए और ऑल द साइड्स भी स्क्वायर के क्या हो गए? आपके इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों कि यहां पर आपको आंसर कैसे लिखना है। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है? द टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड। जिन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बेटा सबसे पहले आपको पॉलीगन डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? तो बेटा पॉलीगन का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है। पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। ठीक है ना? जैसे कि बेटा ध्यान से चेक करो, एक डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक लाइन सेगमेंट हमने ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। देखिए 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज पॉलीगन, ये क्या हो गया? ट्राइंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, क्लोज है कि नहीं है? हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे ले लो, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट। बेटा 3 लाइन सेगमेंट ले तो लिए, लेकिन ये क्या है? ओपन है। चेक करो, यहां से ये ओपन है। करेक्ट? अब सुनो, 2 लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन नहीं बनेगा, ये सबको पता है। 2 लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला है? अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3। कम से कम कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स भी वहां पर हो सकते हैं। करेक्ट? जैसे कि अगर आपने 4 लाइन सेगमेंट लिए और उससे क्लोज फिगर बनाया है बेटा 4 लाइन सेगमेंट से, तो ये देखिए, ये 4 लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड फिगर होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल तरह तरह के होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, काइट होती है, ट्रेपेजियम होता है, बहुत तरीके के आपके जो है क्वाड्रिलेटरल होते हैं। करेक्ट? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बच्चों हमने पॉलीगन को डिफाइन कर लिया कि अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक सिंपल क्लोज फिगर जो कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब बेटा जैसे ही आपने पॉलीगन को डिफाइन किया, आपके पास यहां पर शब्द क्या आ गया? लाइन सेगमेंट्स। अब आपको लाइन सेगमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो याद करो बेटा, लाइन सेगमेंट में हमने आपको क्या बताया था कि जो लाइन होती है उसको आप इंडेफिनेटली दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, ये तो बहुत लंबी होती है, और इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें, ठीक है, ये देखिए यहां से हमने एक पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट क्या कहलाएगा? बताइए, लाइन सेगमेंट कहलाएगा कि नहीं? जिसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट। एक ये वाला एंड पॉइंट है और एक ये वाला एंड पॉइंट है, लेकिन लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन को तो आप इधर भी कहीं तक बढ़ा सकते हो, इधर भी कहीं तक, लेकिन लाइन सेगमेंट के, जो कि लाइन का क्या होता है? पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है, उसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये देखिए लाइन सेगमेंट को भी डिफाइन कर ले गए क्या? पार्ट ऑफ अ लाइन विच विथ 2 एंड्स। ठीक है, पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए लाइन L है और ये लाइन सेगमेंट आपका AB है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज व्हाट? 2 एंड्स। कोई डाउट है बताइए? ठीक, तो ये भी डिफाइन हो गया। बेटा जैसे ही आपने लाइन सेगमेंट को डिफाइन किया तो शब्द आ गया लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन। तो लाइन पता होना चाहिए, लाइन क्या होता है? तो लाइन अनडिफाइंड होता है। बताया था आपको, लाइन क्या होता है? अनडिफाइंड होता है मैथ्स में। पॉइंट शब्द आया देखो, विथ 2 एंड पॉइंट्स, है ना? तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट भी क्या है मैथमेटिक्स में? क्या डिसाइड किया गया मैथ्स में? पॉइंट को भी क्या रखना है? अनडिफाइंड। करेक्ट? उसके बाद बेटा एंगल क्या होता है? एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एंगल का फिगर कैसे बनता है बेटा? 2 रेज होंगी। ये देखिए, रे का पता है ना आपको? रे में एक ही डायरेक्शन होता है और यहाँ पे एक एंड पॉइंट होता है। ठीक, तो एक रे ये बनी और एक रे ये बनी। ये देखिए, दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट है। चेक करिए, दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट है और ये जो कॉमन पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है। इस रे का भी इनिशियल मतलब शुरुआत वाला पॉइंट है और इस रे का भी ये इनिशियल यानी कि शुरुआत वाला पॉइंट है। भाई चेक करो ना बेटा, देखो ये एक रे हमने बनाई। ठीक है, तो रे, इस रे का इनिशियल पॉइंट कहाँ है? यही तो, यहीं से तो स्टार्ट हो रही है। ठीक, और ये देखिए
ये देखिए, ठीक है, ये दूसरी रे आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है, कॉमन है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रे, एंगल का डेफिनेशन, अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये देखिए, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, क्या दिक्कत है, ठीक है। जो फिगर किससे मिलके बना हो, टू रेज से, और जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो, ऐसा बोल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और एंगल का बेटा एक और डेफिनेशन हमने पढ़ाया था, आप वो भी लिख सकते हो। क्या, एंगल इज व्हाट, मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। मतलब ये आपके पास रे, इस रे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेशन हुआ है, ये जो रोटेशन हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। ये सब एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया, आप ये लिख सकते हो, एनसीईआरटी वाला जो हमने पढ़ाया वो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब जब आप एंगल को डिफाइन कर रहे थे, अब फिगर फॉर्म बाय टू रेज, जिसमें दो रेज होंगी, चेक कर लीजिए, जिनका कॉमन पॉइंट होगा कौन, इनिशियल, जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। मतलब यही इनिशियल पॉइंट फर्स्ट रे का है और यही इनिशियल पॉइंट आपका सेकंड रे का है, करेक्ट। तो जैसे ही आपने यहाँ पर बात करी किसकी, एंगल की, आपके पास क्या शब्द आ गया, रे। अब रे क्या होता है, रे क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। ध्यान से बेटा जरा चेक करो, ये देखिए, ये एक लाइन है आपके पास, इसका ये वाला पार्ट अगर हम निकाल लें यहाँ से, ठीक है, जिसका एक ही एंड पॉइंट हो, तो इधर से आपको इसको निकालना होगा। तो ये देखिए, ये रे बन गई आपकी, करेक्ट। यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला पार्ट निकाल लीजिए, ये देखिए, ये रे बन गई, इसका एक ही एंड पॉइंट है, ठीक। तो रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, रे का केवल एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरे डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में इनडेफिनेटली कहीं तक भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक। लेकिन लाइन सेगमेंट फिक्स होता है, लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। अगर हम चाहें तो इसको हम एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं इधर दोनों तरफ, लेकिन लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, यानी कि इस लाइन में से कुछ फिक्स लेंथ ही हमने बाहर काट के निकाली होगी। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, कितने, टू एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन रे के ओनली वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए, रे को हमने डिफाइन किया, पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, करेक्ट। उसके बाद राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल सबको पता है, एंगल हुज, एंगल को तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं ना। तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल इज व्हाट, एंगल हुज मेजर इज व्हाट, 90 डिग्री, करेक्ट। कोई दिक्कत है बताइए, तो आपको पता भी है, ध्यान से चेक करो। अगर हम टू रेज से फिगर ऐसा बनाएं, ये देखिए, ये फर्स्ट रे और दूसरी रे को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऐसा घुमा के यहाँ तक लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, करेक्ट। तो राइट एंगल क्या है, जिसका मेजरमेंट कितना है, जिस एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने हमसे ये भी पूछा था, जो टर्म्स अनडिफाइंड है उनका नाम बता दीजिए। तो अनडिफाइंड टर्म्स यहाँ पर कौन कौन से बेटा, लाइन और पॉइंट अनडिफाइंड है, करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पर, कैन यू जस्टिफाई ऑल द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हाँ भाई, हम बोल तो चुके हैं। देखिए, यूक्लिड्स का जो फोर्थ पॉस्टुलेट होता था वो क्या बोलता था बताइए, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑल राइट्स एंगल और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। अब इन्होंने आपको क्या बोला था, देखिए, एंड ऑल इट्स एंगल्स आर राइट एंगल, इसके सारे एंगल क्या हैं, राइट एंगल है। इन्होंने बोला था स्टेटमेंट में कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये नहीं बोला था, बहुत ध्यान से सुनो, इन्होंने ये नहीं बोला था कि सारे एंगल्स इक्वल हैं, ये नहीं बोला था। इन्होंने ये बोला था कि सारे एंगल्स क्या हैं, सारे एंगल्स राइट एंगल है। ध्यान से पढ़िए, एंड ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल, ठीक है। तो सभी एंगल क्या है, राइट एंगल। आपको पता होना चाहिए कि सभी राइट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये कहाँ बताया गया था, ये यूक्लिड्स के फोर्थ पॉस्टुलेट में बताया गया था, करेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, यूक्लिड्स फोर्थ पॉस्टुलेट सेज दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, हेंस वी कैन से दैट इन अ स्क्वायर ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। इट इज गिवन ना, इट इज गिवन दैट ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो यूक्लिड्स के फिफ्थ पॉस्टुलेट से ये सभी राइट एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, करेक्ट, और जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इन अ स्क्वायर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर इक्वल फ्रॉम यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट, हमने बता दिया। तो इस तरीके से हमने ऑल द एंगल्स आर इक्वल वाली बात कर दी, जो हमने आपको पहले बताया था। ऑल द एंगल्स क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए, करेक्ट। कहाँ गया, ऑल द एंगल्स इसके इक्वल दिखाने थे ना, ऑल द एंगल्स इक्वल दिखा दिए। उसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फिर इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है कि 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द 4th लाइन सेगमेंट, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट क्या है, आर इक्वल, आपस में इक्वल है। और वो किसके इक्वल है, ओह शायद बेटा मैंने इसमें गलत कुछ पढ़ लिया है ना। उन्होंने क्या बोला था स्टेटमेंट में, लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ 4th वन। ओहो, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, माफ करना मुझे। इन्होंने बोला था बेटा लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ
4 ऐसा बोला था। 3 लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल थे, ये नहीं बोला था। आई एम वेरी सॉरी, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला था क्या, ध्यान से पढ़िए, लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ 4th वन, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 4th वाले के इक्वल है। बात समझो बेटा, इसका क्या मतलब है? 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन से? ए बी, देखिएगा यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। पहले मैंने आपको क्या बता दिया था कि ए बी बी सी सी डी सब आपस में इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ए बी बी सी सी डी है ये सब आपस में इक्वल नहीं, ये सब के सब 4th लाइन सेगमेंट के इक्वल है। और वो 4th लाइन सेगमेंट कौन है? ए डी। आई एम वेरी सॉरी। तो ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए डी। और बी सी इज इक्वल्स टू बेटा क्या दिया हुआ है? बी सी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बताइए? ए डी, करेक्ट। और सी डी, ये जो 3 लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी और सी डी, ये तीनों ही चौथे जो 4th आपका लाइन सेगमेंट बचा हुआ है ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए डी, और सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए डी। ये आपको गिवन है। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं क्या? थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल, यूक्लिड्स के फर्स्ट एक्सियम से। तो पहले हम 1 और 2 को लेंगे, तो थिंग्स कौन कौन सी? ए बी और बी सी, करेक्ट। तो ए बी बी सी आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 बेटा क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट? बी सी हो जाएगा। क्या लिखेंगे? यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल। पहले ऐसा करेंगे। अब ध्यान से बेटा जरा चेक करो, क्या अब सेकेंड और थर्ड ले लीजिएगा। क्या क्या ले लोगे आप? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। बेटा ध्यान से चेक करो, सेकंड और थर्ड से भी आप बोल सकते हो क्या? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। बीसी भी एडी के इक्वल है, सीडी भी एडी के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? बीसी इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या हो जाएगा? बीसी इज इक्वल्स टू सीडी हो जाएगा। सही है। अब सुनो मेरी बात बेटा, बीसी अगर सीडी के इक्वल है तो हम ये भी बोल सकते हैं सीडी किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है, करेक्ट। तो कहाँ पे करें इसको? इसके बाद बेटा आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। बीसी अगर सीडी के इक्वल है तो सीडी किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे तो दिखेगा नहीं शायद, यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद देखो हम बोल देंगे क्या? सी डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है, करेक्ट। और बहुत ध्यान से बेटा चेक करना, ये ए बी जो बी सी के इक्वल आया था इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, लेट अस अज्यूम इक्वेशन नंबर 4th, करेक्ट। और इसके बाद आपका ये जो स्टेटमेंट आया है बी सी सी डी के इक्वल है और सी डी इसका मतलब बी सी के इक्वल है, तो ये हो गया आपका 5th या 4th हो गया ना, 5th। अब बेटा थर्ड और फोर्थ से देखो, सी डी और ए बी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, हाँ। तो सी डी इज इक्वल टू व्हाट? सी डी और ए बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, सी डी भी बी सी के इक्वल है और ए बी भी बी सी के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। इसका मतलब सी डी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी हो गया, करेक्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ से क्लियरली, क्या अगर सी डी ए बी के इक्वल हो गया है और ए बी ए डी के इक्वल था ही तो उसके सामने हम ए डी लिख सकते हैं, और सी डी बी सी के इक्वल था ही तो उसके सामने हम बी सी लिख सकते हैं। इस तरीके से ऑल द साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। अब इतना तीन झाम आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या लिख देना है, सबसे पहले आपको एक्सियम बताना है कौन सा, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम। क्या गिवन है वो आपको लिखना है। गिवन क्या है? 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द 4th लाइन सेगमेंट, ये गिवन है ना। उसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर ऑल द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। व्हाई? बाय यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्क्वायर के ऑल द साइड्स को भी इक्वल कर दिया और स्क्वायर के ऑल एंगल्स को भी हमने इक्वल कर दिया। तो इस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, इस तरीके से बनेगा। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन देखिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 5.4 का सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने अभी कौन सा किया, सैम्पल प्रॉब्लम किया। ठीक है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ विच 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन। ओके, अब ध्यान दें बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जो एक तरीके का पॉलीगन होता है। सबसे पहले इन्होंने बोला, यानी कि आपको पॉलीगन को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, कहीं ना कहीं। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। सुनो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, बना लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट से हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। तो अभी तो ये ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होगा? जब ये दी गई सिचुएशन को फॉलो करेगा। अब दी गई कंडीशंस क्या है वो आप देखिए। कह रहा है कि मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ विच 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन। 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन, यानी कि टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स है तुम्हारे पास? 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी और ए सी। इसमें से 2 लाइन सेगमेंट जो है वो तीसरे के इक्वल है। यही तो बोल रहा है भाई, आप पढ़ लीजिए ना।
कह रहा है कि आउट ऑफ विच 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन। इसका मतलब बेटा बहुत ध्यान से चेक करो, इसमें से 2 लाइन सेगमेंट्स ले लीजिए कोई, कौन से, लेट अस अज्यूम बेटा हमने सेलेक्ट कर लिया किसको, AC को और AB को, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा ध्यान से चेक करो, इनका कहने का मतलब है कि AC इज इक्वल टू क्या है, जो थर्ड लाइन सेगमेंट कौन सा बच्चा आपके पास, थर्ड ये वाला बच्चा कौन सा, BC, करेक्ट। तो AC भी किसके इक्वल है, थर्ड लाइन सेगमेंट BC के, और AB भी किसके इक्वल है, थर्ड लाइन सेगमेंट BC के। अब एक बात बताओ बेटा, एक बार बताओ, ये इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हो, AC AB के इक्वल है, करेक्ट। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू व्हाट, AB, है कि नहीं बताइए, व्हाई, बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। इसका मतलब AC भी किसके इक्वल हो गया, AB के, और क्वेश्चन में ये तो दिया ही हुआ था क्या कि भाई AC भी BC के इक्वल है और AB भी BC के इक्वल है। इसका मतलब AC AB के इक्वल मैंने दिखा दिया, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है। बात समझो बेटा, देखो ये 1 हो गई इक्वेशन, करेक्ट, और ये हो गई सेकंड। हमने क्या बोला, हमने क्या प्रूफ किया वो आप समझो। ये गिवन कंडीशन थी ना कि 2 लाइन सेगमेंट जो है थर्ड के इक्वल है, तो हमने 2 लाइन सेगमेंट कौन कौन से लिए, AC और AB, वो थर्ड लाइन सेगमेंट BC के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 कहां से मिली हमको, गिवन कंडीशन से मिली, गिवन कंडीशन से। अब हमने बोला कि भाई फ्रॉम 1 and 2 यूक्लिड्स का आपने एक्सियम नंबर कौन सा लगाया बेटा, एक्सियम नंबर 1 लगाया, और आपने बोल दिया क्या कि AC इज इक्वल टू क्या होता है, AB, करेक्ट। तो इस तरीके से आपने बोला कि AC इज इक्वल टू AB होता है, बट गिवन व्हाट कि AC इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू व्हाट, BC, हेंस वी कैन राइट दैट व्हाट कि भाई AC इज इक्वल टू AB तो मैं ले ही आया, लेकिन AC भी किसके इक्वल था, BC के, और AB भी किसके इक्वल था, BC के। तो ये दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, BC के, यानी कि इस तरीके से तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट, तीनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक। तो ये चीज़ है। अभी देखिएगा तीनों साइड्स को बेटा हम इक्वल दिखा चुके हैं, ठीक है ना। अब समझो रहा, आगे पढ़ो। कह रहा है कि एंड ऑल इट्स एंगल आर 60 डिग्री ईच। ओके, ध्यान से बेटा जरा चेक करिए, एंड ऑल इट्स एंगल आर 60 डिग्री ईच। सुनो, इसने ये नहीं बोला है, इसने ये नहीं बोला है क्या कि तीनों एंगल इक्वल हैं, बल्कि उसने तीनों एंगल का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है। तीनों एंगल इक्वल है ऐसा नहीं बोला है, तीनों एंगल इक्वल हैं ये आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। अभी वो पूछेगा क्वेश्चन में, देखिएगा। तो एंड ऑल इट्स एंगल आर 60 डिग्री ईच, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान से चेक करो। इसका मतलब एंगल A भी कितना है, 60 है, एंगल B भी कितना है, 60 है, और एंगल C भी कितना है बताइए, 60 डिग्री है, करेक्ट। तो बस ये हो गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। फ्रॉम 1 to and 3, फ्रॉम 1 to and 3 बेटा वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that what, we can say that angle A is equals to angle B is equals to angle C। why sir, why? इसलिए बिकॉज ये हमने यूक्लिड्स का फर्स्ट एग्जाम लगा दिया, क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। देखो A भी 60 के, B भी 60 के और C भी 60 के इक्वल है। इसका मतलब A B C आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा यूक्लिड्स के कौन से, फर्स्ट एक्सियम से। बेटा अब हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी, अगर आप ध्यान से देखें जरा, हमने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स भी क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए, और इस इक्विलेटरल के तीनों एंगल्स भी हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए, करेक्ट। और अभी आप देखिएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप ऐसा बोल सकते हो, इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ बोल सकते हैं, प्रूफ कर दिया हमने आपके सामने, ठीक है ना। अब आंसर देख लेंगे भी कैसे लिखना है, जैसे भी आपने सैम्पल प्रॉब्लम 1 किया था वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। चलो फिर से वही बात कर रहा है, क्या, डिफाइन द टर्म्स यूज इन दिस डेफिनेशन। तो बेटा इस डेफिनेशन में क्या यूज़ किया गया है बताइए, पॉलीगन शब्द का यूज़ किया गया है, लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो, देखो पॉलीगन शब्द का यूज़ किया गया है, लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर जब आप लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने जाओगे तो आपके पास लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है, लाइन का होता है, ठीक है। फिर आपको लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, और बस यही है। और लाइन सेगमेंट को डिफाइन करोगे तो लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर लाइन सेगमेंट को जब डिफाइन करो तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, यही चीज़ है। फिर एंगल डिफाइन करोगे तो रे को डिफाइन करना पड़ेगा, यही सब कहानी इसमें चलेगी, ठीक है ना। तो आपको पता है। तो आइए फटाफट पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है डिफाइन द टर्म्स यूज इन द डेफिनेशन विच यू फील नेसेसरी, जिनको डिफाइन करना जरूरी है उसकी डेफिनेशन दीजिए। और कह रहा है आर देयर एनी अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस, इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, यस, लाइन और पॉइंट इसमें क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। वो भी हम देख लेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कैन यू जस्टिफाई ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस सर, वी कैन जस्टिफाई, हमने जस्टिफाई कर तो दिया क्या कि ऑल द साइड्स भी इक्वल हैं इसके एंड ऑल द एंगल्स भी इसके इक्वल हैं। अब ये प्रॉब्लम हमें क्लास 9th में इसलिए दी हुई है बेटा, ताकि यूक्लिड्स ज्योमेट्री की हेल्प से हम आपको ये समझा पाएं
कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है बेटा जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि जितना लेंथ ए बी का होगा, ए बी अगर 7 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 7 सेंटीमीटर होगा और बी सी भी 7 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से मान लो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी आपको 10 सेंटीमीटर दिया और बोल दिया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो पक्का ए बी भी अगर 10 है तो ए सी भी 10 होगा और बी सी भी 10 होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है आज के बाद आपको। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल इक्वल होता है और उसका मेजरमेंट कितना होता है 60 डिग्री। याद रखिएगा, यानी कि एंगल ए बी सी तीनों आपस में इक्वल होंगे और तीनों की वैल्यू ही कितनी होगी 60 60 60। ये पढ़ाने के लिए ये प्रॉब्लम हमें पढ़ाया जा रहा था। बहरहाल अब आइए बेटा जरा इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं द टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड, जिनको डिफाइन करना जरूरी है वो टर्म्स आपके कौन से, पॉलीगन और लाइन सेगमेंट। जैसा पिछले प्रॉब्लम में किया था, पॉलीगन क्या था, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट, हमने आपको समझाया था। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड, ये भी हमने आपको समझाया था। अनडिफाइंड टर्म्स कौन से बेटा, लाइन और पॉइंट। ठीक है, अब लेट अस सी व्हाई लाइन एंड पॉइंट्स आर अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, अब हम आपको आगे आंसर बेटा यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, और ये आप ट्राइंगल वाला जो प्रूफ है आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी बेटा मैं स्लाइड आगे कर दूंगा तो शायद ये आपका छुप जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके प्रूफ नोट कर लीजिए। चलिए अब ये देखो बेटा, चलिए देखिए। ओके, लेट अस सी व्हाई लाइन एंड पॉइंट्स आर अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, तो अब देखिए जरा बेटा, ध्यान से चेक करो, इसमें एक एंगल शब्द का यूज आया था अभी कि एंगल 60 डिग्री। तो जैसे ही आपने एंगल को डिफाइन करने चले बेटा, देखो एंगल को भी डिफाइन करने चलोगे, एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद 1 कॉमन पॉइंट। ये आपने ये सब तो नोट कर ही लिया होगा, है ना। सुनो, एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज, एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद 1 कॉमन इनिशियल पॉइंट। करेक्ट, विद 1 कॉमन इनिशियल पॉइंट। अभी हमने आपको बताया था। ये देखिए एंगल क्या होता है बेटा, एंगल क्या होता है, ये देखिए बेटा, आप ना यही वाली एंगल की डेफिनेशन देंगे, है ना। वो एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन वाला आप इग्नोर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बार बार यही डेफिनेशन दे रहा है। एनसीईआरटी में हमने क्या लिख दिया, एनसीईआरटी में हमने आपको बस फील करा दिया था वहाँ पर कि एंगल क्या है, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। ये देखिए, मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑफ एनी रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ये लिखवाया था आपको एनसीईआरटी में। आप ये वाला डेफिनेशन नोट करिएगा प्लीज, माइंड इट, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यही डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है। आपके आंसर शीट में भी यही दिया हुआ है। कह रहा है एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 2 रेज विद 1 कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो ये 2 रेज होती हैं जिसमें एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ये वाला देखिए ओ पॉइंट। ठीक है, रे ओ ए और रे ओ बी। ये देखिए रे ओ ए ओ बी का कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, तो ये एंगल बन गया। क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए। तो आपने देखा बेटा, क्या आपने ये देखा यहाँ पर क्या कि एंगल को डिफाइन करते टाइम आपको फिर से किसकी बात करनी पड़ी, पॉइंट की, है ना। आपको फिर से किसकी बात करनी पड़ी, पॉइंट की। तो ये पॉइंट और लाइन बार बार आते जाएंगे, इसलिए इनको मैथमेटिक्स में क्या माना गया है, अनडिफाइंड टर्म माना गया है। करेक्ट, जैसे अगर पॉइंट को हमने एनसीईआरटी में डिफाइन किया था तो पॉइंट हैज समथिंग विच हैज नो पार्ट, अब आपको पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट, वैसे भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पॉइंट और लाइन क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। करेक्ट, अब इसका बहुत ज़्यादा आपको कारण आप चाहें तो ये भी ना लिखें, ये बात भी ना लिखें, बस आप एंगल को डिफाइन कर दें, क्योंकि एंगल शब्द का यूज़ यहाँ पर आया था, एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं लिखना है, ये सब भी नहीं लिखना है आपको। बस आप नेक्स्ट देखिए ज़रा। तो आपने क्या क्या डिफाइन कर दिया बताइए, पॉलीगन, और क्या डिफाइन कर दिया था आपने, पॉलीगन डिफाइन कर दिया था, और क्या डिफाइन कर दिया था, क्या क्या शब्द आया था यहाँ पर, पॉलीगन और लाइन सेगमेंट, है ना। ठीक है, पॉलीगन डिफाइन कर दिया था, लाइन सेगमेंट डिफाइन कर दिया था, लाइन और पॉइंट अनडिफाइंड है। ठीक है, एंगल आपने डिफाइन कर दिया, और कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत है, और कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से और कुछ डिफाइन करने की नहीं ज़रूरत है। हाँ, रे को आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो रे को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए, जैसे भी किया था, रे हैज़ द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ 1 एंड। करेक्ट, रे इज व्हाट, part of line which has 1 end। ये देखिए ये रे है, इसका एक एंड होता है। ठीक है, और लाइन तो अनडिफाइंड है, और लाइन का जो पार्ट होगा जैसे कि ये है, तो लाइन का पार्ट क्या कहलाएगा आपका, लाइन सेगमेंट, जिसके कितने एंड पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, तो
अब देखो, अब आपको क्या दिखाना था कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। तो ये कैसे दिखाओगे, आपको गिवन क्या था, ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, सभी एंगल क्या है 60 डिग्री के इक्वल है। तो यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम से आप क्या बोल सकते हो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हर एक एंगल अगर 60 डिग्री, मतलब हर एक एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। क्या दिक्कत है, करके भी दिखाया था। तो हम बस इतना लिखने के बाद क्या लिख देंगे ये गिवन है, तो इतना लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, हेंस ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू वन अनदर। और आप यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियम यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद ऑल द साइड्स आपको इक्वल दिखानी थी, करेक्ट। तो ऑल द साइड्स इक्वल दिखाने के लिए अभी हमने आपको दिखाया था 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल थे, सॉरी 2 लाइन सेगमेंट थर्ड के इक्वल थे। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, इसका मतलब कि तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। करके दिखाया था जैसे वैसे ही करना है। फिर आपको नीचे लिख देना है कि अप्लाइंग टू यूक्लिड्स एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, देयरफॉर ऑल द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। कोई दिक्कत है नहीं बेटा, अपने मन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें मैंने आपको बता दिया ताकि आपको चीज़ें ध्यान हो जाएं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं उससे हमें। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसकी हेल्प से आपको ये बताना है, चेक वेदर इट इज़ एन इक्विवेलेंट वर्जन टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट और नॉट, है ना। यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट का ये इक्विवेलेंट वर्जन है कि नहीं है। अब देखो बेटा एक बात बताएं, यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट का हमने आपको यूक्लिड्स के बेटा फिफ्थ पोस्टुलेट के हमने आपको 2 इक्विवेलेंट वर्जन पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ाए हुए हैं, याद है आपको। 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, P5 का मतलब समझ लेना क्या है, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट बेटा आपको पढ़ाए थे। उसमें से नंबर 1 क्या था, प्लेफेयर्स का एक्सियम, याद है। प्लेफेयर्स एक्सियम याद है बेटा। प्लेफेयर एक्सियम में क्या बोला था बताओ, इफ L इज एनी लाइन, याद है। अगर L क्या है, कोई लाइन है, और P इज एनी पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन L, लाइन L के बाहर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन ऐसी पास हो सकती है जो L के क्या हो, पैरेलल हो। ये देखिए इस पॉइंट P से केवल M, एक इस पॉइंट P से जो कि L पे लाइन नहीं कर रहा है उससे केवल एक ही लाइन M नाम की पास कर सकती है जो कि L के पैरेलल हो। इससे ज़्यादा कोई लाइन पॉइंट P से नहीं पास कर सकती, पॉइंट P से एक से ज़्यादा कोई लाइन नहीं पास कर सकती जो L के क्या हो, पैरेलल हो। ये M यूनिक होगी जो कि L के पैरेलल हो, ठीक है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब डिडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। तो उसको आप देख के आइए पहले, ठीक है बेटा। ये प्लेफेयर का एग्जाम था, करेक्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेटा एक बात बताओ, ये इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट था जो कि कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन की डेफिनेशन को देता था, हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, इनका जो स्टेटमेंट है जरा इनको पढ़ लो। इनका जो स्टेटमेंट, अच्छा पहले दूसरा स्टेटमेंट आपको बता देते हैं। जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट था उसका इक्विवेलेंट वर्जन एक तो प्लेफेयर का एक्सियम था, ये पहला हो गया। और दूसरा बेटा क्या था आपका, याद करिए, दूसरा क्या था, 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर होंगी तो वो सेम लाइन के पैरेलल एक साथ नहीं हो सकती हैं। याद करिए, स्टेटमेंट नंबर 2 का डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं बेटा, ध्यान से चेक करो। देखिए 2 डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर है, तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन हमने ले ली, लेट अस अज्यूम L और M, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। ये देखिए, ये L और M क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक, कहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक ही साथ सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। मान लो कि ये जो L है, ये जो L है बेटा, ये L जो है आपकी किसी लाइन R के पैरेलल है। ये देखिए, ये कोई लाइन है और इस लाइन का क्या नाम है, R। तो जिस टाइम L R के पैरेलल होगी उस टाइम M R के पैरेलल नहीं हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। मतलब जिस टाइम आपके पास कोई और लाइन है, लेट अस अज्यूम आपके पास ये एक लाइन है, देखिए ये आपके पास एक लाइन है, करेक्ट। तो ये लाइन है, इसका नाम है बेटा लेट अस अज्यूम Q। तो जिस टाइम लाइन M Q के पैरेलल होगी उस टाइम L Q के पैरेलल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बोला जाता है 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स
cannot two distinct line intersecting line cannot be parallel to the same line, करेक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट आपने पढ़े हुए थे कि नहीं पढ़े हुए थे बताइए, यही यूक्लिड्स के क्या थे, इक्विवेलेंट वर्जन्स जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ाए गए हैं, करेक्ट। ओके, अब इन्होंने देखो तुमको क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनका स्टेटमेंट क्या है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, किसकी बात कर रहे हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दें, जब ये टू इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं और इन्होंने, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, देखो इन्होंने बोला है चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट वर्जन टू द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट और नॉट। यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट का क्या ये इक्विवेलेंट वर्जन है, तो आपको यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट के दोनों इक्विवेलेंट वर्जन लिखने होंगे यहाँ पर एग्जाम में। याद रखिए आप प्ले फेयर का एक्सियम भी पूरा लिखोगे, करेक्ट। उसके बाद आप नंबर 2 क्या लिखोगे, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, दीज टू स्टेटमेंट्स आर द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। इतना लिखने के बाद आप चेक करोगे कि इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। दोनों एग्जाम में लिखेंगे, अपनी एनसीईआरटी से प्ले फेयर एग्जाम को लर्न करके लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर, करेक्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, टू डिस्टिंक्ट, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको प्ले फेयर का एग्जाम दिखाई दूँ क्या, ठीक है। ये बेटा प्ले फेयर का एग्जाम सबसे पहले लिखेंगे सब बच्चे, ये देखिए नंबर 1, ये PA का मतलब प्ले फेयर का एग्जाम है, ठीक है, प्ले फेयर्स एग्जाम, पहले ये लिखोगे सभी बच्चे एग्जाम में, क्या, फॉर एवरी लाइन L, फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L, करेक्ट। फिर आप दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, ये रहा बेटा आपका दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। टू इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स आर गिवन, टू इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ यूक्लिड्स, टू इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, ये सेकंड है। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है ना। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर L है M है तो जिस टाइम L किसी के पैरेलल होगी उस टाइम M नहीं होगी, और जिस टाइम M किसी के पैरेलल होगी उस टाइम L उस लाइन के पैरेलल नहीं होगी। तो ये चीज़ आप दोनों पढ़ चुके हो। अब आप देखोगे कि ये जो इक्विवेलेंट वर्जन दिया हुआ है इसमें क्या बात करी जा रही है, क्या प्ले फेयर एग्जाम जैसी बात करी जा रही है, या जो सेकंड स्टेटमेंट आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था वैसी बात करी जा रही है, बताइए इसमें क्या बात करी जा रही। तो जवाब है बेटा इसमें बात करी जा रही है किसकी, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करी जा रही है इसमें, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट बताना चाह रहे थे वो, सेकंड वाला, पर उन्होंने तो ठीक से बोला नहीं बेटा, उन्होंने वहां पे क्या बोला है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन बोल दिया उन्होंने, परपेंडिकुलर शब्द का यूज कर लिया, ये देखिए। और हमें क्या पढ़ाया गया है, हमें पढ़ाया गया है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर, थोड़ा पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज है, ओके ओके, ठीक है। नाउ अब हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या, फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स इट इज क्लियर दैट द स्टेटमेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम थिंग is not an equivalent version to Euclid's fifth postulate। तो दिया गया स्टेटमेंट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम में हमको आंसर लिखना है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, हाँ ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर टेकन एज एन एक्सियम, विच आर टेकन एज एक्सियम, ठीक है। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये दोनों स्टेटमेंट्स को एक्सियम मान लिया गया। एक्सियम क्या होते हैं बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसको हम इंट्यूटिवली मान लेते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, ट्रू है, करेक्ट। अब सुनो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, अभी हम लोग पढ़ लेंगे उसको, लेकिन क्या बोल रहा है, इज दिस सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कंसिस्टेंट। बेटा याद करिए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स क्या होता है, अगर हमें ऐसे बहुत सारे एक्सियम्स दिए हों क्या कि जब हम एक्सियम लिखते जा रहे हैं तो एक सिस्टम बनता है एक्सियम का, ये सिस्टम बना है एक्सियम का। अब इसमें अगर जो आगे नए नए एक्सियम आ रहे हैं ये पुराने वाले एक्सियम को अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, तभी सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसको ये समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ एनसीईआरटी जाके पढ़ने का मतलब है वीडियो देखिए, वहीं से समझ में आएगा कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम क्या होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम बहुत सारी एक्सियम्स वहाँ पर लिखी रहती हैं हमारे पास, और जो नई नई एक्सियम हम लिखते जाते हैं वो पुराने वाले एक्सियम को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करनी चाहिए। बात समझो, जैसे बेटा ये एक्सियम 1 लिखी, एक्सियम 2 लिखी, मान लो हम एक्सियम 1 को मानते हुए चल रहे हैं कि हाँ भाई ये ट्रू है, ऑब्वियसली अब एक्सियम है तो ट्रू मान के चलेंगे। अब इसको मानते हुए हम जब सेकेंड एक्सियम से काम करना शुरू करेंगे और सेकेंड एक्सियम ने अगर 1 वाले को सपोर्ट कर दिया,
वन वाले का विरोध नहीं किया, उसको सपोर्ट कर दिया, तब तो हम बोलेंगे हाँ ये सिस्टम कैसा कंसिस्टेंट है। लेकिन बेटा वन को मानते हुए चल रहे हैं और अगर सेकंड वाली ने वन को क्या कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, वन को गलत साबित कर दिया, वन का विरोध कर दिया सेकंड वाली ने, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। अब आइए जरा पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो बेटा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। बेटा एक बात बता दें, सुन लो ध्यान से, सुनो। कह रहा है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो बेटा आपके पास दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन एल और एम। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? एक लाइन जो इसके ऊपर फॉल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। अब मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। पहले आप ये क्वेश्चन छोड़ो, इसको छोड़ो, आप पहले आप ये सोचो आपको क्या पढ़ाया गया है, या आप आगे क्या पढ़ोगे। आप आगे लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में जाके पढ़ोगे, या आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। बेटा ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। हाँ, अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री होगा, प्रोवाइडेड दैट व्हाट, एल किसके पैरेलल होना चाहिए? एम के, और यहाँ पर पी क्या है? कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमें पता है, ये हमें पता है, लेकिन सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये हमें पता है ना, लेकिन एक बात बताएं, जो इन्होंने बोला आप उसको मान के चलो बेटा, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला भाई आप एक्सियम लेके चलो, तो इनको हमें मान के चलना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला बेटा? इन्होंने बोला है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल, यानी कि जरूरी नहीं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो आपस में, इक्वल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेटा यहां पर क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम वी हैव टू लाइंस, लाइन एल एंड लाइन एम। माना कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, लाइन एल और लाइन एम विच आर पैरेलल, एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। लेट अस अज्यूम बेटा इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या है? लाइन पी है। करेक्ट। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लेट अस टेक, थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट करिएगा। लेट अस टेक लाइन एल पैरेलल टू एम एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। पी क्या आपकी? ट्रांसवर्सल लाइन है, सही बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, हमने ये वाले एंगल को, ये वाला एंगल जो इसको एंगल 1 नाम दिया। करेक्ट, कोई डाउट है? इसको हमने क्या बोला? एंगल 1 बोला, और ये वाला एंगल 2 बोला। क्यों? यही तो करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपके, अभी आगे चल के आप चैप्टर में पढ़ोगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? पैरेलल साइड्स के, पैरेलल लाइन के एक ही तरफ बने रहते हैं, मतलब या तो ऊपर ऊपर बने होंगे या तो नीचे नीचे, मतलब समझो या तो देखो ऐसा होगा। अब बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो भी, बच्चे बोलते हैं फिर। देखो जरा बेटा, या तो इस लाइन के ऊपर ऊपर ले लो, देखो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, और पैरेलल लाइन के या तो ऊपर ऊपर या तो नीचे नीचे, मतलब समझो ये वाला अगर होगा तो ये वाला लेना है। देखो ये लाइन एल एम के क्या थी? पैरेलल, तो ये वाला एंगल लाइन के नीचे, तो ये वाला एंगल भी ये नहीं चलेगा, ये वाला नहीं ले सकते हो। कौन सा लोगे? ये नीचे वाला। तो ये भी करस्पॉन्डिंग, तो हमने एक पेयर करस्पॉन्डिंग ये वाले ले लिए 1 और 2। करेक्ट। और ये वाले एंगल का नाम आप एंगल 3 रख लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें सभी बच्चे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? बात समझो बेटा। वैसे तो सबको पता होगा, मुझे पता है, बट फिर भी देखो जरा, ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब एक अंदर एक बाहर, एक ये बाहर एक, या एक बाहर एक अंदर, ऐसे सोच लो। और कौन कौन से ऑल्टरनेट होंगे बेटा? और आपका ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट होगा। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सब लोग 8th क्लास में पढ़ के आए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपने देख लिया, यानी कि बेटा ध्यान से चेक करो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए अपने समझने के लिए। ठीक है, अपने समझने के लिए बेटा लिख लो कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो अब सुनो, और दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात ये है कि एंगल 1 और 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, सही है ना, ये तो सबको पता है। एंगल 1 और एक बात बताएं, आपको इतना तो पता होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ना, तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। इसका रीजन क्या होगा बताओ? वर्टिकली, ये तो पता होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जिनको वर्टिकली अपोजिट नहीं पता है बेटा, देखो अगर 2 लाइन्स ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो ये देखो आमने सामने वाला जो एंगल होता है उसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला इसके। तो यहाँ पे देखो कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? P और L। तो ये वाला जो है इसके सामने ही तो पड़ रहा है, तो एंगल 1 एंगल 3 के
इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट से। एक तो ये बात है, और ध्यान रखना बेटा क्या, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि एंगल 3 और एंगल 2 मेक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 2 मेक्स व्हाट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बातें याद रख के अब आप चलिए जरा सुनो बेटा, एक बात बताओ, हमने आपको क्या बोला है, ये सिस्टम तब कंसिस्टेंट होगा कि फर्स्ट एक्सियम को मानते हुए हम सेकंड को अप्लाई करें और फर्स्ट का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट को मानते हुए हम चले और सेकंड का हमने यूज किया, सेकंड को मतलब अप्लाई किया और फर्स्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, किसने, सेकंड ने, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। आइए जरा चेक करते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले लेट अस टेक LNM लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। बेटा ध्यान से चेक करो, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपस में इक्वल, ऐसा इन्होंने बोला है तो आपको मानना पड़ेगा। बच्चे बोलेंगे सर करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं, भाई ये तुम्हें पता है ना, अभी उसका स्टेटमेंट देखो, एक्सियम देखो, एक्सियम वही होती है जिनको हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू है, तो आपको मानना पड़ेगा कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जरूरी नहीं है कि वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इफ पॉसिबल हम बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, या इफ पॉसिबल मत लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1। बेटा एक्सियम 1 से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि एंगल, बहुत ध्यान से चेक करो, एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2, क्योंकि 1 और 2 क्या थे, करस्पॉन्डिंग थे, और हमने बोला कि एंगल 1 2 के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू के लिए क्या करते हैं बताओ, ऐसे बीच में कट लगा देते हैं, एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 2 एक्सियम 1 की हेल्प से। क्यों भाई, अरे यार उसी ने तो बोला है ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो हमने बोल दिया ठीक है क्या कि 1 और 2 करस्पॉन्डिंग है, तो माना कि आपस में इक्वल नहीं है, माना कि आपस में इक्वल नहीं है। बहुत ध्यान से बेटा जरा चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो, इसको हमने रिलेशन 1 बना लिया और हमने बोला क्या कि एंगल 1 2 के इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू व्हाट, एक्सियम नंबर 1। ये मेरा सवाल सुनिए, एंगल 1 2 के इक्वल क्यों नहीं है सर, कारण बताइए, अकॉर्डिंग टू एक्सियम नंबर 1, ठीक है। अब बेटा अब ध्यान से चेक करो, सेकंड एक्सियम देखो, कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यहां पर ट्रांसवर्सल कौन है बेटा, P लाइन है, P ट्रांसवर्सल है किसकी, L और M की, करेक्ट। इसने क्या बोला है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, हमने फिगर में आपको दिखाया हुआ है, कह रहा है देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हाँ सर हमें भी पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन हमें पता होने से कोई मैटर नहीं करता है, हमें किसकी बात माननी है, एक्सियम की बात माननी है। तो अब बेटा ध्यान से चेक करो, अब ध्यान से चेक करो, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर एंड अकॉर्डिंग टू एक्सियम 3, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 3 बोल रहा हूँ, सॉरी ये एक्सियम 1 था, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 2, बेटा ध्यान से चेक करो, एक्सियम 2 में क्या बोला है उसने बोला है ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, और ऑल्टरनेट कौन कौन सा था बेटा, अभी आपको बताया था 3 और 2, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2, करेक्ट। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब क्या कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 अकॉर्डिंग टू एक्सियम नंबर 2, ये बन गया आपका स्टेटमेंट या फिर रिलेशन नंबर 2, करेक्ट। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है। बट बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, बट अभी देखना मजा आएगा, बट वी नो दैट एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हाँ यही बोल सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 1। बेटा रीजन बताइए, बेटा रीजन बताइए, ये आपका जो थर्ड रिलेशन आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 1, बेटा रीजन्स का क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, 3। बेटा एक बात बताओ जरा, सेकंड और 3 को देखो, सेकंड और 3 को देखो, 3 भी किसके इक्वल है, 2 के, कैसे, एक्सियम नंबर 2 से, 3 भी किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं 2 भी किसके इक्वल है, 3 के, और 1 भी किसके इक्वल है, 3 के। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब एंगल 1 2 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सही है। तो फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन से बोलो बेटा, सेकेंड एंड व्हाट, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड
एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2। एंगल 1 2 के इक्वल होना चाहिए। रीजन क्या बेटा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, थिंग्स विच आर equal to the which are equal to the same things are equal, things which are equal to the same thing are equal। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, एक बात बताओ एग्जाम नंबर 2 का यूज करके 3 आ गया था, बट आपकी नॉलेज से 3 क्या होता है, 3 1 होता है, पूरी दुनिया को पता है। तो इसका मतलब 2 भी 3 के इक्वल है, 1 भी 3 के इक्वल है, तो 1 2 के इक्वल हो गया। आपने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, और ध्यान से सुनो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड जब आपने किया है बेटा, तो आपने एग्जाम नंबर 2 का यूज कर तो लिया, क्योंकि एग्जाम नंबर 2 का ही यूज से क्या आया था, 3 2, उसी का यूज करते हुए आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि 1 किसके इक्वल है, 2 के। अब आपका गलती से क्या आ गया, 1 = 2 आ गया। ये 1 मेरा सवाल सुनो, ये 1 = 2 क्यों आया सर, एग्जाम नंबर 2 की हेल्प लेके और हमारी नॉलेज की हेल्प से। लेकिन एग्जाम नंबर 2 की तो हेल्प ली ना तुमने, तो एग्जाम नंबर 2 की हेल्प से 1 = 2 आ गया। लेकिन एग्जाम नंबर 1 क्या कहता था कि 1 2 के इक्वल नहीं है, यानी कि एग्जाम नंबर 2 जिस बात को मान रहा है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किसको, एग्जाम नंबर 1 का विरोध कर रहा है। क्योंकि 1 क्या कहता था कि एग्जाम नंबर 1 क्या कहता था कि भाई 1 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जाम नंबर 2 ने क्या बोल दिया कि 1 2 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एग्जाम नंबर 2 कॉन्ट्रडिक्ट्स एग्जाम नंबर 1। तो दिस implies angle 1 = 2, this implies what, this implies कि एग्जाम नंबर 2 कॉन्ट्राडिक्ट्स या क्लैशेस, है ना, एग्जाम नंबर 2 कॉन्ट्राडिक्ट्स एग्जाम नंबर 1। कॉन्ट्राडिक्ट्स की आप क्लैशेस भी लिख सकते हो, CLASHES, क्लैशेस मतलब संघर्ष करती है, उसका विरोध करती है। इसका मतलब एग्जाम नंबर 2 क्लैशेस विद क्लैशेस और कॉन्ट्राडिक्ट्स एग्जाम नंबर 1। Hence these two axioms do not form, axioms consistency या do not form system of consistent axioms, system of consistent axioms। याद है जब कोई नई एग्जाम पुरानी वाली का विरोध कर दे तो वो सिस्टम ऑफ एग्जाम्स कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो these two exams are not consistent। कोई डाउट है बताइए बच्चों, हाँ कर लीजिए।